So, welcome back. बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग, भारी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे तो कई सारी फिजिकल क्वांटिटी अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। We'll understand what is magnetization, what is magnetic intensity, what is magnetic susceptibility, what is magnetic permeability, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तुम ऑलरेडी जानते हो। ध्यान दे रहे हो सारे बच्चे? ये पूरी जो मैग्नेट है बच्चों, इसकी कहानी को समझो। मैग्नेट एक प्रॉपर्टी है जो कुछ मटेरियल एक्वायर करते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल दो टाइप की दो प्रॉपर्टी शो करता है। एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल, दूसरी प्रॉपर्टी है अट्रैक्शनल। डायरेक्शनल जिसमें उसको लटका दिया जाए तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रेस्ट हो जाता है। रीजन, अर्थ के ऊपर वो रखा हुआ है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन करता है, इसलिए ऐसा होता है। बराबर। अट्रैक्शनल प्रॉपर्टी जहां पे वो सर्टन मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, वगैरह वगैरह। बराबर है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इस बिहेवियर को, ये नेचर दिखाने वाले मटेरियल को अपन मैग्नेट बोल रहे हैं। बराबर। हम लोगों ने ये नेचर, ये प्रॉपर्टी दिखाने वाली चीज का नाम क्या रखा है बच्चों? कि जिसके अंदर ये दो गुण है। लटका दो, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रहेगा। लोखंड के बाजू में लेके जाओ या उसके किसी अलॉय के पास में लेके जाओ, उसको खींच लेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी शो करने वाले मटेरियल का नाम रखा हुआ है हम लोगों ने मैग्नेट। फिर हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि यार सेम टू सेम प्रॉपर्टी और एक कंडीशन में दिख रही है। जब किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो ये जो वायर के अंदर से जाने वाला करंट है ना, सेम प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमने बोल दिया कि ये जो वायर के अंदर से जाने वाला करंट है, ये भी मैग्नेट की तरह ही इफेक्ट दिखाता है, और इसका नाम भी रखा हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। तो हमको समझा कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये करंट भी शो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या प्रूफ किया हम लोगों ने कि ये प्रॉपर्टी कौन शो कर सकता है? करंट भी शो करता है। तो जरूरी थोड़ी वो मैग्नेट ही चाहिए, हमको करंट मिल गया, करंट भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हमने बोला कि करंट आपको सेम प्रॉपर्टी शो करता है, सेम फील्ड करंट भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेटर ऑन हमको यह समझा कि करंट अपने आप में क्या है? करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर एक कंडक्टर की बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपन करंट बोलते हैं। तो करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका करंट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका क्या है? करंट है। और करंट आपका मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है या मैग्नेट की तरह इफेक्ट देता है। देखो, मैग्नेट अपने आप में कोई चीज है ही नहीं है, एक इफेक्ट है, एक प्रॉपर्टी है। जो भी वो प्रॉपर्टी दिखाएगा उसको तुम मैग्नेट बोलोगे। वो कल तुम क्यों ना दिखाने लगे। तुम इमेजिन करो, कल तुम्हारे अंदर ऐसी खूबी आ गई, तुमको लटका दो, तुम हमेशा नॉर्थ साउथ जा रहे हो। तुम ऐसा हाथ करो, चिट्टी की तरह लोखंड को खींच रहे हो, तुम जानते हो ना, रोबोट 2, रोबोट 1। अच्छा, तो ये जो प्रॉपर्टी हो तुम में कल आ गई तो तुम भी मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी दिखाने वाली हर चीज मैग्नेट है। करंट ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन करंट अपने आप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो हमने हमारे स्टेटमेंट को अभी ज्यादा प्रिसाइज कर लिया कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ऊपर की जो दो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं कौन सी? डायरेक्शन दिखाने वाली, और कौन सी? अट्रैक्शनल। आगे जाके रिपल्शन भी पढ़ोगे। तो अट्रैक्शनल, रिपल्शन, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक मूविंग इलेक्ट्रॉन शो करता है। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर हमारे दिमाग में एक सोच आई कि यार अगर इलेक्ट्रॉन ही मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी दिखाता है, या जो दो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, कौन सी दो प्रॉपर्टी बच्चों? डायरेक्शनल और अट्रैक्शनल, रिपल्शनल। यू में से ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ही दिखाता है, जबकि वो कब कैसा होना चाहिए बोलो? मूविंग होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो टेक्निकली स्पीकिंग हर मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी मटेरियल उठा के देख लो, वो बना है मॉलिक्यूल से।
मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से। एटम्स होता क्या है, एक न्यूक्लियस जिसके अंदर दो चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और गोल गोल बाजू में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो टेक्निकली स्पीकिंग इस इलेक्ट्रॉन के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? तो आंसर है हाँ। कितना बनाता है? 1/2 EVR, इतना उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेट को समझने के लिए हमने कई सारी पैरामीटर बना के रखे हैं। हमने पोल स्ट्रेंथ बनाई, हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनाया, मैग्नेटिक इंडक्शन बनाया, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बनाई, मैग्नेटिक पोटेंशियल बनाया। 6 क्वांटिटी तो अब तक हम जानते हैं। कौन कौन से? पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, और 11th में हम लोगों ने मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ के रखा है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो इस चैप्टर में भी पढ़ा डाइपोल की, बरोबर कि नहीं? तो आउट ऑफ दिस हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड की। इस इलेक्ट्रॉन की कितनी आती है? 1/2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस स्पीड से भाग रहा है, कौन से सर्कल में भाग रहा है, उसकी रेडियस। इसी को हम लोगों ने और एक लिखा, कौन सा? E डिवाइडेड बाई ट्वाइस ME इंटू L। इसी को हम लोगों ने और एक फॉर्म में लिखा, बताओ, इन द फॉर्म ऑफ H भी लिखा ना। क्या था? E इंटू N इंटू H डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 4 पाई इंटू ME। याद है तुमको? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है बच्चों? 3 फॉर्मूले मैंने तुमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रूफ करके दिए। अबे कुछ याद भी है कि भूल गए? श्योर। तो हमको पता चला कि हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे तुम दुनिया में जाओ, कहाँ का भी कोई भी इंसान उठा के देख लो, उस इंसान को बोलो बेटा जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, और वो इंसान बोलेगा हाँ सर बहुत प्लान है मेरे जिंदगी के, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ये अचीव करना चाहता हूँ, लाइफ में ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कई सारे सपने होते हैं उसके। लेकिन जरूरी थोड़े ही है कि उसके सपने पूरे हो सकता है मरते वक्त बड़े ही रिग्रेट से मर जाए, कुछ ना कर पाए। अरे हो सकता है कि नहीं? होता है। तो सवाल उठता है कि सर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एबिलिटी होने के बावजूद भी वो मटेरियल पूरा की पूरा एक मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं करता? तो उसको समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये 2 वजह से बनती है। मैंने तुमको कल भी समझाया, इलेक्ट्रॉन एक साथ 2 मोशन में होता है। कौन कौन सी 2 मोशन बच्चों? स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन कौन सी? इलेक्ट्रॉन खुद के बाजू में गोल गोल घूमता है। जैसे अर्थ जब सन के बाजू में घूम रही है, एट द सेम टाइम खुद के बाजू में भी घूम रही है। तो स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी कंट्रीब्यूट करेंगे। हम इसको MS MO और दोनों का तुम वेक्टर सम लोगे अलॉन्ग विद डायरेक्शन, तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन बनेगा। मान लो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन का मिला, लेकिन क्या एटम के अंदर ऐसा एक ही इलेक्ट्रॉन है? ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर तुमने पढ़ के रखा है तो तुमको एक चीज पता होनी चाहिए बच्चों। मान लो मैं कोई एक सब्सटेंस ले लूं, फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम ले लिया, मैंने बोला सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आप बोलोगे 2,8,7, जो कि बड़ा ही ऑर्डिनरी तरीका है लिखने का। तुम लोगों ने इसको 7th में 8th में लिखा था। अब तुमने थोड़ा स्टैंडर्ड लिखा तो तुम बोलोगे 1s2, 2s2, 2p6, 2s 3s2, बोलो 3p5। यही आएगा क्या? अबे यही आएगा ना क्या? ओ सॉरी, ज्यादा आसानी है, एक ही चेंज करना पड़ेगा ना। क्लोरीन ले लिया मैंने, चलेगा बच्चों? 2,8,7 क्लोरीन। सोडियम 2,8,1 है। अरे यार इतना केमिस्ट्री तो सारी दुनिया को आता है, ये समझा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने तुमको बोला कि यार इसका है ना, मुझे वो जो स्पिन स्ट्रक्चर है ना उसके फॉर्म में बताओ। तो तुम इसको लिखोगे कुछ इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, बरोबर बच्चों? इसको कैसे लिखोगे? कुछ इस तरह से। तुम चाहे तो इनको सेपरेट बॉक्सेस में रखो। इसको कैसे लिखोगे? आगे के तो भरे ही नहीं है, इसमें 3D भी है ना।
अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन भरते कैसे है ऑर्बिटल में, तो इसके पहले दोनों इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसका पहला इसका दूसरा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। इसमें कैसे भरेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन। इसमें कैसे भरेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। कैन यू सी, यहाँ पे वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैन यू सी दिस? अबे हाँ या ना? अब ये सोचो बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन की जो तुमने जोड़ियां बनाई, इन जोड़ियों का आगे जाके क्या होगा। जस्ट फॉर कन्वीनियंसी मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि सारे ही ऑर्बिटल जो है वो स्पेरिकल शेप के हैं और सारे इलेक्ट्रॉन स्पेरिकल शेप में घूम रहे हैं या सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, ये देखो, ये तुम्हारा सोडियम का न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये जो पहला ऑर्बिटल है उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया समथिंग लाइक दिस। कैन यू सी दिस? और इसमें घूमने वाले ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है ये सिर्फ इसके लिए बनी है। फिर उसके आगे मुझे दिख रहा है ये 4 ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है जिसको 4 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रखा है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में इसको ऑर्बिटल सर्कुलर शेप का निकाल रहा हूं। तो ये कंपैरेटिवली इससे थोड़े दूर होंगे क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी हायर होगी, इनके बीच में इतना एनर्जी का गैप नहीं होगा। तो हो सकता है कहीं पे यहाँ पे ये तुम्हारा 2s2 हो और उसके बाजू में ये 3 लोग और मिले। समझ में आ रहा है? मैं पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकता, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, तो मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट निकाला। इसमें भी क्या होगा बच्चों, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं पे, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं पे, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं पे, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं पे। तो समझ में आ रहा है? तो ये पूरा सर्कल तुम ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से तुम्हें दिखेगा। ये 3 काफी क्लोज होंगे, ये एक थोड़ा दूर होगा नॉर्मली, लेकिन ये तीनों मिलके लगभग एक साथ ही होंगे। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये तुम्हारा सेकंड ऑर्बिट है। समझ में आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं? अबे हाँ या ना? फिर इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा और कंपैरेटिवली दूर होगा क्योंकि इससे इसकी एनर्जी लेवल और ज्यादा है, जितनी एनर्जी लेवल ज्यादा वो ऑर्बिट और कंपैरेटिवली दूर होता है। तो मान लो ये यहाँ पे है आपका 3s1 और फिर ये 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, p के 3, बराबर है कि नहीं? ये पूरा सर्कल बनाओगे तो कहीं पे ना कहीं पे तुमको ये नजर आएगा, ये 3 काफी क्लोज हो गए, एक थोड़ा दूर होगा। ये आपका थर्ड ऑर्बिटल, ये आपका सेकंड ऑर्बिटल, और ये आपका क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिटल। अरे हाँ या ना? ऐसे ही होते हैं ना इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैसे होंगे, इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में, ओके, ये दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन में। जानबूझ के एक जगह पे निकाल रहा हूँ, जैसे एक क्राउड ऐसा नहीं होता उनका, बरोबर ना बच्चों? यो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये समझा? अब इंटरेस्टिंग चीजें तुमको क्या क्या पता है, तुमको कई सारी चीजें पता है। तुमको ये पता है कि इनके 4 क्वांटम नंबर फाइंड करते हैं। कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर बताओ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये चारों क्वांटम नंबर सेम है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये चारों की चारों हर इलेक्ट्रॉन के अलग अलग होते हैं। ओके, इनकी मोशन कैसी होती है वो समझो। ये जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, कैन यू सी इट? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये घूम रहे इस सर्कल में। कौन सा सर्कल दिख रहा है बच्चों? ये एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन से मोशन में है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगला जो सर्कल है ये वाला, ये होगा क्लॉकवाइज। क्या तुम ये जानते हो? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है पहले वाले, ये अगर सर्कल में इस तरह से घूम रहे, न्यूक्लियस के बाजू के पहला ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे कुछ इस तरह से। कौन से मोशन में है? एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके बाजू वाले 2 कौन से मोशन में होते हैं? क्लॉकवाइज। क्या ये आप जानते हो? अब मुझे बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से भी तुम इसका निकाल सकते हो। चलो मान लो थोड़ी देर के लिए इनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसा आ रहा है बाहर। ये जो पहले ऑर्बिट के 2 है ना, और इनकी वैल्यू जो है वो आएगी 1/2 EVR इस फॉर्मूले से। E क्या है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, V क्या है? उनकी वेलोसिटी है, R उसका वैल्यू है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और बाहर के ऑर्बिट वाला वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम ही होंगे।
लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि बाहर वाला जो ऑर्बिट है, ये 2 नंबर का जो ऑर्बिट है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन में है, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उल्टा होगा। तो अब ये दोनों मिलके क्या काशी करेंगे, इसने जो वैल्यू बनाया, मान लो इसका वैल्यू 5 एम्पियर मीटर आ गया था, एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया था, बहुत बड़ा नंबर है वैसे तो ये, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑलमोस्ट इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इन दोनों ने एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से क्या कर दी, कैंसिल कर दी। उसी तरह से इन दोनों ने एक तरह से क्या कर दी, एक दूसरे की कैंसिल कर दी। समझ में आ रहा है मैं कौन से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल, क्योंकि मैं ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहा हूं। सुन रहे हो? उसी तरह से बताओ मुझे, ये अगला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज था ना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आवाज आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये बच गया यार, ये इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको कोई मारने वाला नहीं मिला, बरोबर है। यानी कि इस एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑर्बिटल वाला बच जाएगा, क्योंकि बाकी सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कैन यू सी दिस? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, कुल मिला के कितने थे बच्चों, 17 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी बरोबर ना, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 थे। 16 इलेक्ट्रॉनों ने तो एक दूसरे का काम कर डाला खत्म। तो कॉमन सेंस से अगर 16 ही होते तो ऐसे ही खत्म हो जाता, बचता ही नहीं कुछ। क्लोरीन के पहले वाला कौन आता है? अरे क्लोरीन के पहले कौन है? क्लोरीन के पहले कोई नहीं है एलिमेंट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्या है? अरे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6 नहीं है क्या? किसका है? नहीं पता? ये 8 लोग तुम्हें सीक्वेंस में पता होना चाहिए। सोडियम जिसका 2,8,1 है, फिर 2,8,2 मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, 8 लोग है ना। तो क्लोरीन के पहले कौन है? सल्फर। सल्फर में तो 16 ही इलेक्ट्रॉन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा अगर तुम लिखते हैं तो इतनी जगह पे ही खत्म हो जाता, अबे हाँ या ना, और वो तो पूरा कैंसिल कर देता, तो उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाता, पूरा की पूरा कैंसिल हो जाता। अपने क्लोरीन वाला जो भैया है ना, उसका एक आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन था नहीं है, इसका ऑर्बिटल कुछ तो बच गया। कॉमन सेंस से सारे ऑड वालों में बचेगा, अबे हाँ या ना, सारे इवन वालों में ऑर्बिटल मूवमेंट कैंसिल होगा। अब तुम बोलोगे लेकिन सर ऑर्बिटल के साथ स्पिन भी तो है, और स्पिन का भी अलग काशी है। तुम्हें यह पता है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम घूमते हैं। ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक एक बॉक्स, एक एक ऑर्बिटल है, और इसके ये जो 2 स्पिन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 स्पिन है वो बताते क्या है, वो बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा है। ऑल्दो दिस इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड इटसेल्फ। वैसे स्पिन इलेक्ट्रॉन का मानते ही नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी माने, एक इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसा ऐसा घूमते हुए न्यूक्लियस के बाजू में चल रहा है, देखो ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो दूसरा जो है ना वो ऐसा ऐसा घूम रहा है और उसी इलेक्ट्रॉन के बाजू में घूम रहा है। तो एक क्लॉकवाइज में, एक एंटी क्लॉकवाइज में। अगर मान लो ये क्लॉकवाइज मोशन में घूमेगा तो इसका स्पिन ऊपर रहेगा, तो इसका स्पिन नीचे रहेगा। तो इवन स्पिन की वजह से, इवन स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बनेगा, एक जोड़ी में, एक सर्कल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की जो वैल्यू बनेगी, उसमें भी एक ऊपर तो एक कहां पे होगा बच्चों, नीचे। और ऑर्बिटल अगर पेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि पेयर्ड है, तो उसमें ये दोनों पेयर एक दूसरे का ऑर्बिटल भी कैंसिल कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इवन में ऑर्बिट भी एक दूसरे का कैंसिल कर रहे हैं, और पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे का कैंसिल कर रहे हैं, तो कुछ बचा ही नहीं एटम के ऊपर।
जिसमें ऐसा एकलौता इलेक्ट्रॉन बच गया, उसी मटेरियल के एटम के ऊपर कुछ तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बचेगा, लेकिन जिसमें ऐसा नहीं बचा उसमें कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हें समझने की जरूरत है कि जितने एटम तुम्हारे पास हैं इनको तुम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक, जहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, जहां पे कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन की वजह से सारे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे एटम के ऊपर ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, एटम के ऊपर ही कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। और कुछ ऐसे बनेंगे जिसमें कोई आखिरी बॉक्स में एक आधी जोड़ी बच जाएगी, एक आधा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अनपेयर्ड होने की वजह से इसका स्पिन भी कैंसिल नहीं हो रहा है, और मान लो इस ऑर्बिट का किसी दूसरे ऑर्बिट के साथ जोड़ी नहीं बन रहा तो इसका ऑर्बिटल भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सुन रहे हो क्या? तो ऐसे एटम के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बनेगा, बचेगा, और ये जो एटम है ये एटम अपने आप में एक मैग्नेट होगा जिसका नाम होगा एटॉमिक मैग्नेट। कड़ाल का समझा? तो देखो, तुम्हारे मटेरियल का एटम होना या ना होना, तुम्हारे मटेरियल का मैग्नेट होना या ना होना, ये एटम के अंदर तक छुपा हुआ है। एटम के अंदर के नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैसे रिवॉल्व हो रहे उसके अंदर छुपा हुआ है। मी जे बोल रहे ते कळाले का तुम्हाला? परत एकदा सांगा काय होणार आहे? तुम कोई भी मटेरियल उठा के देख लो, उसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ऐसा, बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हुए तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके साथ होने क्या वाला है, बराबर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो मटेरियल का मैं तुम्हारे सामने लिखा, ये जो भी कुछ है इसमें तुमको समझेगा ना, ओके ये 1s, ये क्या है 2s, ये 2px, 2py, 2pz, बराबर कि नहीं? ये क्लॉकवाइज मोशन में इलेक्ट्रॉन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे दिख रहा है इसको इसका कैंसिल करेगा, इसको इसका कैंसिल करेगा, ये बच गया। तो जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा और स्पेसिफिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका ऑर्बिटल मोमेंट तो बच जाएगा, और वो सारे मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। उसका एटम एटॉमिक मैग्नेट है, वो एटम ही मैग्नेट है, लेकिन जहां पे कैंसिल हो जाएगा वहां पे वो नहीं रहेगा। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर छुपा हुआ खेल है। और इसलिए तुम देखो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सबसे उसका क्लासिफिकेशन तुमको केमिस्ट्री में भी है कि भले ये फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन रीजन तो केमिस्ट्री के अंदर छुपा हुआ है। समजलं का सगळ्यांना? काय डाऊट आहे कोणाला इथपर्यंत? अरे इथपर्यंत कळालं का? तो बताओ मुझे, दुनिया का हर मटेरियल और उसका एटम कितने कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा? तो कौन कौन से? एक, जिधर एटम का ही सत्यानाश है, एटम के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को ठोका, एटम के ऊपर कुछ बचा ही नहीं। और दूसरा, एटम के ऊपर कुछ ना कुछ बचा। समझ में आ रहा है? थोड़ी देर ऐसा ही टाइम पास के लिए, थोड़ा फीलिंग आने के लिए हम मानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं, मान लो कोई इंसान है। जैसे हर इंसान की इच्छा होती है कि जिंदगी में कुछ करूं, एक मैग्नेटिक नेचर बनाऊं और अट्रैक्ट करूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करूं। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन की जगह पे इंसान मान लो, फील करो इलेक्ट्रॉन नहीं इंसान है। जैसे हर इंसान की इच्छा होती है कि जिंदगी में कुछ तो करूं, वैसे हर इलेक्ट्रॉन की इच्छा होती है कि अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करूं। और मान लो एटम नहीं, फैमिली है। इलेक्ट्रॉन जब एक जगह पे आके रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फैमिली बनेगी जिसको अपन एटम बोलते हैं, पर है कि नहीं? उसी तरह से इंसान जहां पे एक जगह पे रहते वो एक घर होता है, फैमिली होती है। अब कुछ ऐसी फैमिलीज मिलेंगी बच्चों कि जहां पे आपस में जितने भी लोग रह रहे फैमिली के अंदर, उसके अंदर आपस में इतना मनमुटाव है, आपस में इतने झगड़े होते रहते हैं। तुम मुझे बताओ, ऐसे फैमिली के टोटल प्रोग्रेस की कोई चांसेस है क्या? ऐसे फैमिली के लिए एक पूरी कहावत बन चुकी है, तुम्हारे लिए घर वाले ही काफी है, तुमको बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। समजते मला काय म्हणायचंय? इसके लिए तो घर वाले ही काफी है ना, बाहेरचे शत्रू पाहिजेच कायसाठी? आपस में ही झगड़ा कर रहे, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में ही आर्गुमेंट चल रहा है हर रोज। बाजू वाले तरक्की करे या बाजू वाले ना करे, इससे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इनको दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ फैमिली ऐसी नहीं होंगी। हो सकता है आपस में कुछ लोगों का मन मुटा हो, लेकिन पूरी फैमिली का जो लीडर है या कोई तो एक बंदा है वो फैमिली को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे आजू बाजू में दो ही टाइप की फैमिली मिलेंगी। कौन कौन सी? एक फैमिली जिनमें आपस में मनमुटाव बहुत ज्यादा है, फैमिली का टोटल कोई गोल नहीं है, जीरो।
और एक ऐसी फैमिली जिनका आपस में थोड़ा फार मनमुटाव हो भी, फिर भी फैमिली का मिल के कुछ ना कुछ प्लान है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे कितने टाइप के एटम मिलते हैं? दो। एक ऐसा एटम जिसके ऊपर टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो है, और एक ऐसा एटम जिसके ऊपर टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की कुछ तो वैल्यू है। समजलं का सगळ्यांना? काय डाऊट आहे याच्यापर्यंत? येस और नो? इथपर्यंत कळालंय? आणि याचं रीजन कुठे आहे? इलेक्ट्रॉन के अंदर। यहां तक मैंने जो भी पढ़ाया, बताया, समझाया वो तुम्हारे खोपड़ी के अंदर घुसा है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग उन एटम्स की बात कर रहे हैं बच्चों, जिनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू है। समझ में आ रहा है? अब तुमने ऐसा जो भी एटम है जिसके एक मैग्नेट के ऊपर, एक एटम के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तुमने उसका सैंपल ले लिया, तुमने उसका एक टुकड़ा ले लिया बड़ा अच्छा खासा, और उस सैंपल का तुमने उसका मान लो कोई एक्स माम का मटेरियल है, इस मटेरियल के हर एटम के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तुमने क्या किया? उसका एक बड़ा सा टुकड़ा लिया। ले सकते हो? अबे ले सकते हो कि नहीं ले सकते? मैंने बोला यार पूरे मटेरियल को छोड़ दो, मुझे मटेरियल का एक सिंगल वॉल्यूम चाहिए। समझ में आ रहा है? और एक वॉल्यूम उसका लोगे तुम लोग, यानी कि उस मटेरियल का मान लो तुम अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हो तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का छोटा क्यूब ले लिया, या अगर ऐसा यूनिट में लेते हो तो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक क्यूब ले लिया, और उसके अंदर जितने एटम है सब एटम का मिलके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकाला। कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा, और इसको उसके टोटल ये वैल्यू आएगा ना कुछ ना कुछ। क्या बोला मैंने? एक वॉल्यूम का, उसके एक वॉल्यूम का मिलके जितने एटम है सबका मिलके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इस वैल्यू का नाम रखा है हम लोगों ने मैग्नेटाइजेशन। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि बेटा लक्ष देख रहे हो, फील करा, नाही तर तुम्हाला सांगतो हे डेफिनेशन आहे, नंतर पाठ सुद्धा होणार नाही। मैंने बोला बेटा ये लोखंड है, बता मुझे लोखंड का मैग्नेटाइजेशन क्या है? व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन? तो तुम बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, इसका एक वॉल्यूम लेने का। अगर आप सीजीएस यूनिट में ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब ले लो, उसके हर एटम के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। एक वॉल्यूम के अंदर जितने एटम आ रहे हैं सबके मिलके यम की जो वैल्यू है ना, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम का, उसको बोलते हैं लोखंड का मैग्नेटाइजेशन। समझा? जैसे लोखंड की डेंसिटी क्या पढ़ा है तुमने? डेंसिटी पढ़ा है लोखंड का, एक वॉल्यूम का मास। वैसे अभी मैं क्या बोल रहा हूं? एक वॉल्यूम का टोटल मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। समझा? अब तुम निकालोगे कैसे वैल्यू? बड़ा कॉमन सेंस है। मैंने मान लो उसका 10 वॉल्यूम लिया, और 10 वॉल्यूम का मान लो मैग्नेटाइजेशन 30 एम्पियर मीटर स्क्वायर आया। अब 10 के लिए 30, तो एक के लिए कितना? 3। लेकिन एक के लिए जो वैल्यू आती है उसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। कैसे निकाला? तुमने इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया, यानी कि मैग्नेटाइजेशन इज टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्वांटिटी समझा है? तो क्या, जैसे डेंसिटी एक कांस्टेंट नंबर है, डेंसिटी क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कितना फालतू क्वांटिटी है, बदलेगा क्या मटेरियल का? जैसे डेंसिटी कांस्टेंट होता है वैसे ये भी कांस्टेंट है। वैसे आगे जाके आपने अगर बहुत डेप्थ में स्टडी किया तो आपको पता है डेंसिटी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से डेंसिटी बदलता है। वैसे याद रखो ये भी टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है, आगे जाके पढ़ेंगे। तो क्या मैग्नेटाइजेशन तुमको समझा? यस और नो? लेट मी टीच यू। सी हियर, एटम with unpaired electron have net magnetic dipole movement। समझा चुका हूं, मुझे नहीं लगता अभी मैंने सेंटेंस पढ़ा तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से उड़ना चाहिए। The bulk material is made up of large numbers of such atom, each having inherent magnetic movement। खत्म नहीं होने वाला कुछ ना कुछ। The magnetic dipole movement are randomly oriented and hence the net dipole moment of मेनी ऑफ द बल्क मटेरियल इज जीरो। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह यहाँ पे सेंटेंस है कि तुम्हारा ये जो एटम है, इनके मैग्नेटिक, एटम की बात करो मैं, ये एक एटम है, मान लो इस एटम का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऐसा है, किसी दूसरे एटम का ऐसा होगा, किसी तीसरे एटम का ऐसा होगा, किसी चौथे एटम का ऐसा होगा। तो बावजूद ये हो सकता है कि हर एटम के ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, पूरे सब्सटेंस का फिर भी जीरो है। जैसे आयरन का पूरा जीरो ही आता है तो उसका मैग्नेटाइजेशन भी जीरो हो गया। ओके, for some material such as Fe3O4, क्या ये फेरस ऑक्साइड? क्या है ये नाम सब्सटेंस का? ये और है एक आयन का, राइट ना?
the vector addition of these magnetic dipole moment is not zero. कुछ मटेरियल में लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम के ऊपर जो बचा हुआ फील्ड है वो सारे एटम है। देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं उन मटेरियल की बात कर रहा हूं जिनका एटम जो है वो अपने आप में एक मैग्नेट है, लेकिन बावजूद इसके ये हो सकता है कि एक एटम दूसरे एटम की फील्ड को कैंसिल करे और पूरे मटेरियल के ऊपर कुछ भी ना बचे। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके सारे एटम मिलके भी एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं करते और उस मटेरियल के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बचा रहता है, जीरो नहीं होता। टोटल एम की वैल्यू सारे मटेरियल की मिलके, करोड़ों अरबों एटम्स की मिलके वैल्यू जीरो नहीं होती है। नाउ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दैट such a material have a net magnetic dipole moment. Okay, the ratio of magnetic moment to the volume of the material is called magnetization. You may say magnetic dipole moment per unit volume. इसको क्या बोलेंगे अपन? मैग्नेटाइजेशन। वेक्टर क्वांटिटी है, जो एम का डायरेक्शन है वो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ही डायरेक्शन है। यूनिट तुम ऊपर का बता सकते हो, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, नीचे का क्या होता है बच्चों? मीटर का क्यूब होता है। नीचे वॉल्यूम है ना, एक एक यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसका यूनिट आएगा एम्पियर मीटर या एम्पियर मीटर इनवर्स अगर मीटर ऊपर लेके जाते हो। हे कड़ा ले, क्या डाउट नहीं है। और डायमेंशन कोई भी निकाल सकता है। ऊपर एम्पियर लिखा है यानी कि करंट है, करंट अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है। नीचे मीटर लिखा है, लेंथ है, यानी कि अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन क्या आ गया? मास इसमें है नहीं, लेंथ -1 टाइम है, टाइम इसमें है नहीं है। करंट को ए लिखा तो a⁻1। डू यू अंडरस्टैंड? करंट को ए या आई दोनों सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन समझा क्या? तो मैग्नेटाइजेशन इज सेम प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी। याद रखना, डेंसिटी ये मासेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, मैग्नेटाइजेशन ये मैग्नेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ओके, याद रखोगे? किसी को कोई शक? ये फिजिकल क्वांटिटी सबको समझा। नेक्स्ट क्वांटिटी इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगली क्वांटिटी जो है बच्चों वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। ठीक है, अब मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है। वैसे मैग्नेटाइजेशन ऐसा भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन मान लो कल मैंने कोई एक कॉइल ले लिया, इस कॉइल के अंदर से मैंने करंट भेजा। सुन रहे हो बच्चों? तो मुझे एक बात पता है, सोलोनाइड का एग्जांपल अगर मैं लूं तो इस सोलोनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अबे होता है कि नहीं होता है? कौन मुझे बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनफाइनाइट लॉन्ग सोलोनाइड μ0 फॉर्म्युला मागच्या चॅप्टरमध्ये प्रूफ केलेला आहे। तुम्हाला येत नसेल तर तुमचा गळा तुम्ही स्वतःच्या हाताने दाबा, जोपर्यंत श्वास कोंडत नाही त्याच्यानंतर सोडून द्या। पुढच्या वेळेत परत प्रयत्न करा पाठ करण्याचा, नहीं झाला कि मग 2 कानपडात आवाज काढा स्वतःच्या। जानते हो फॉर्मूला? ये क्या क्वांटिटी है? काय ही क्वांटिटी सांगा? मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल। ये समझा सबको? अपन एक कॉइल के एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोलोनाइड इनफाइनाइट लॉन्ग सोलोनाइड है। स्मॉल एन क्या है? नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई क्या है बच्चों? सॉरी, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंडक्टर। μ0 क्या है? परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो ये जो कॉइल है इसके सेंटर में यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तैयार होगा उसका वैल्यू है μ0 n है। ये जो तुम्हारे सामने क्वांटिटी लिखी हुई है, लक्ष्य माझ्याकडे द्यायचं सगळ्यांनी। ये 4 लोग जो तुम्हें इस फॉर्मूले में नजर आ रहे हैं, बी मैग्नेटिक इंडक्शन, μ0 परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, n नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलोनाइड, I करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलोनाइड। वापस बताओ कितने 4 लोग हैं ना यहाँ पे? कौन कौन? मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सोलोनाइड, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलोनाइड और करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलोनाइड। बराबर है कि नहीं? ये 4 क्वांटिटी 2 लोगों की है। यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, एक सोलोनाइड है, एक सोलोनाइड के अंदर का वैक्यूम है। बराबर है कि नहीं? जैसे अगर मैं इधर बैठूँ इस क्लासरूम में, तुमको बोलूँ कि इस क्लासरूम में बहुत सारी चीजें हैं, बराबर है? अभी है ना क्लासरूम में बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजों को क्लासिफाइड करो कौन सी चीज किसकी है। तो मैंने ऐसा फोन उठाया, मैंने बोला किसका? तुम बोलेगे सर तुम्हारा। तुम्हारा फोन उठाया, मैंने बोला किसका? तुम बोलेगे सर मेरा। अबे हाँ या ना? मैंने तीसरा पूछा हवा, तुम बोलोगे सर सबकी। समझ में आ रहा है? मुझे बताओगे बी किसका? सोलोनाइड का। एन किसका? सोलोनाइड का। आई किसका? सोलोनाइड का। म्यू किसका? वैक्यूम का। तो ये 4 में से
3 क्वांटिटी सोलेनोइड की है। अगर इस क्वांटिटी को मैं छोड़ देता, ये क्वांटिटी मान लो यहाँ पे होती ही नहीं, और अगर इतने ही 2 लोग होते, यही 2 लोग होते, तो ये 2 लोग किसके होते बच्चों? खाली सोलेनोइड के ही होते। तो ये N इंटू आई अपने आप में वो क्वांटिटी की बात हो रही है जो सिर्फ सोलेनोइड की बात करता है। इसको मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अंदर अगर मैं वैक्यूम के बजाय दूसरा कोई मटेरियल भर लूं तो ये फॉर्मूला जो है वो B इज इक्वल टू म्यू इंटू N इंटू आई हो जाएगा, वेयर म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। बरोबर है? अभी तो कुछ था नहीं, अंदर हवा थी या वैक्यूम था, तो तुमने हवा या वैक्यूम का परमेबिलिटी ले लिया। लेकिन तुम अगर अंदर कल हवा के बजाय मान लो केरोसिन भर दो या कोई दूसरा मटेरियल भर दो, तो उस केस में फॉर्मूला ये थोड़ी ही रहेगा, वो बदल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन आई, वेयर म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड। कल तुमने लकड़ी भर दिया तो लकड़ी का म्यू का वैल्यू आएगा। अबे हाँ या ना? तो इसमें ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सोलेनोइड से रिलेटेड और बदलेगी नहीं? दैट इज एन इंटू आई। तो ये क्वांटिटी का कुछ तो नाम रखना चाहिए। इस क्वांटिटी का नाम रखा है हम लोगों ने H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द सोलेनोइड। ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया। क्या बोला मैंने? समझा? जो सिर्फ सोलेनोइड की बात करता है। जैसे कोई क्रिकेटर है, अभी अपना वर्ल्ड कप का मैचेस चल रहे, कोई क्रिकेटर जब परफॉर्म करता है, कुछ रन बनाता है, तो जो भी कुछ स्कोर करता है ना, वो 2 चीज पे डिपेंड रहता है। एक एज अ क्रिकेटर उसकी खुद की क्या एबिलिटी है, और दूसरा जिस ग्राउंड पे खेलने जा रहा है वो ग्राउंड कैसा है। ओके, इतना है कि अपना लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए। सुन रहे हो? मान लो क्रिकेटर किसी ऐसे ग्राउंड पे गया जहां पे बॉल बहुत बाउंसी है, भले उसकी एबिलिटी कितनी अच्छी है, फिर भी स्कोर उसका कंपैरेटिवली कम होगा। सुन रहे हो क्या? तो उसी तरह से सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बनेगा, ये खाली सोलेनोइड के ऊपर डिपेंड नहीं है, मीडिया के ऊपर भी डिपेंड है। कितना कैसे डिपेंड है? ये डिपेंड है सोलेनोइड के ऊपर बराबर, और ये डिपेंड है मीडिया के ऊपर। तो जो सोलेनोइड की डिपेंडेंसी है, इस क्वांटिटी का अपने अपन ने एक नाम रख दिया। इस क्वांटिटी का नाम रखा है अपन ने मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझा? तो क्या है इस केस में मैग्नेटिक इंटेंसिटी? बताओ जल्दी से मुझे। है ना? कोई बच्चा अगर यहां पे वो वैल्यू डाल दे, B इज इक्वल टू, मान लो कोई दूसरा मटेरियल है, अब वैक्यूम है तो तुम म्यू 0 लिखोगे, लेकिन वैक्यूम नहीं है तो तुम म्यू लिखोगे इंटू H। फॉर्मूला बदल गया तुम्हारा। तो जो फॉर्मूला तुमने ऐसा लिखा था, मैंने ऐसा लिखा। ये समझा क्या? किसी को डाउट है क्या इसमें? H क्या है? तुम जिस भी मटेरियल की बात कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी। B क्या है? उसके अंदर तया हुआ मैग्नेटिक इंडक्शन। म्यू क्या है? जो मटेरियल अंदर रखा है उसकी परमेबिलिटी। तो मैं ये फॉर्मूला अगर मैं मान लो ये म्यू इधर लेके आऊं, B अगर सोलेनोइड की बात कर रहा हूं तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाय म्यू, उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी, बोलो जल्दी से, परमेबिलिटी। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू H। तो H को हम लोग डिफाइन यहां से भी करते, यहां से भी करते। H के 2 फॉर्मूले बताए मैंने। फॉर्मूले भूलना मत, पुढे जाऊन इतका वाजवेल धरून जर सांगितले नाही तर। ये टॉपिक है ना बहुत इजी है, लेकिन मेरा हमेशा का ऑब्जर्वेशन है बड़े सिंपल टॉपिक होने के बाद भी नालायक बच्चे इन फॉर्मूलों को भूलते हैं। आप अच्छे बच्चे हो ऐसा मैं मानता हूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम ना भूलो बरोबर है? सगळ्या झोपाळ्यांनी लक्ष द्या इकडे। ये तुमको समझ में आ गया है? तो बताओ मेरे को B के 2 फॉर्मूले कौन से? N इंटू आई या फिर B डिवाइडेड बाय म्यू। व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी देन? इसका नाम याद रखना, उसका नाम मैग्नेटाइजेशन, इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और मैग्नेटिक इंडक्शन नाम की और एक क्वांटिटी है B। तो मैग्नेटिक इंडक्शन और परमेबिलिटी, इन दोनों का रेशियो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझा? चलो अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। किसी भी मटेरियल के अंदर जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन है इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, टू द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर बीच में वैक्यूम होगा तो वैक्यूम,
सो इट इज गिवन बाय H इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय म्यू जीरो। इनके रेशियो को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। खाली डेफिनेशन बताना बड़ी सिंपल बात है, लेकिन क्यों डिफाइन किया मैंने वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कहाँ से आया, क्यों आया, वो तुमको बताया। अदरवाइज खाली डेफिनेशन भी बता सकता था, लेकिन कोई भी डेफिनेशन ऐसी आलतू फालतू नहीं बनाते, कुछ रीजन होते हैं उसके पीछे। तो हम लोग ऐसी क्वांटिटी को समझने की कोशिश कर रहे थे जो सिर्फ सोलेनोइड की बात करे, सोलेनोइड के अंदर जो मटेरियल भरा है उसे कोई लेना देना ना हो, तो वो क्वांटिटी हमने डिफाइन कर लिया। इट इज अ क्वांटिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। है कि नहीं? किसी भी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, खाली उसी मटेरियल की क्वांटिटी में डिफाइन करने के लिए ये क्वांटिटी हमने बना के रखी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द आइसोट्रोपिक मटेरियल। जो मटेरियल भरा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे सोलेनोइड के अंदर वैक्यूम है या कौन सा मटेरियल है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसको बोला है बच्चों हम लोगों ने? बताओ। हमने इस क्वांटिटी को बोला है, इसको H नाम दिया है ना। इसका मटेरियल से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा म्यू का वैल्यू कुछ भी डालो, उसका वैल्यू वही आएगा, समझा? या तुम म्यू जीरो इधर करके लेके आओगे तो तुम्हारा जो H का फॉर्मूला ये बन जाएगा, फिर भी उसका उस मटेरियल से कोई लेना देना है नहीं है। याद रखना, B डिपेंड्स ऑन मीडिया, H डू नॉट डिपेंड ऑन मीडिया। लक्ष्य माझ्याकडे पाहिजे। B मीडिया के ऊपर डिपेंड है। कौन मुझे बताएगा B का फॉर्मूला? चलो B का फॉर्मूला बताओ। सोलेनोइड का ही बात करो। फॉर्मूला क्या है? म्यू Ni। म्यू क्या है? जो मटेरियल तुमने अंदर भरा उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अगर वैक्यूम है तो म्यू जीरो। और H का फॉर्मूला क्या है? ये इतना सा क्वांटिटी N इंटू आई। मुझे बताओ इसका मीडिया से कोई लेना देना है क्या? तो H मीडिया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये मीडिया डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कळलं? अगर अपने उसी क्रिकेटर की भाषा में बोले तो ये वो क्वांटिटी है जिसमें क्रिकेटर की खुद की क्षमता और ग्राउंड का मदद या ग्राउंड की एबिलिटी दोनों को मिल के बात हो रही है। क्रिकेटर किती भारी आणि ग्राउंड कसं आहे, लेकिन ये जो है वो खाली क्रिकेटर की बात कर रहा है की तो क्रिकेटर कसा आहे, कुठल्याही ग्राउंडवरती गेला तरी काय करू शकतो। तो दिस इज ओनली इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल, दिस इज डिपेंड ऑन दी आइसोट्रोपिक मटेरियल जो तुम सोलेनोइड के अंदर भरोगे। समझा है सबको? कौन मुझे बताएगा इसका यूनिट एंड डायमेंशन? बोलो, फॉर्मूला बताओ H का क्या है बच्चों? N इंटू आई। N क्या है? नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो इसका यूनिट क्या है? पर मीटर। I क्या है? करंट। किसमें गिनते हैं? एम्पियर में। तो इसका यूनिट क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर। समझा? अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा भी ठिकाने पे है तो चेक करो, मैग्नेटाइजेशन का भी यूनिट सेम था, बराबर है? तो डायमेंशन भी सेम ही होंगे। एनीवे ऊपर करंट है, नीचे लेंथ है, तो तुमको ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो तुमको दो क्वांटिटी समझाई मैंने अब तक, क्या तुम्हारे दिमाग में दोनों क्वांटिटी गई? क्या तुमको ये समझा बच्चों कि ये जो दोनों क्वांटिटी है ये दोनों मटेरियल की बात करते हैं, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी, लेकिन दोनों में फिर भी अंतर है। मैग्नेटाइजेशन है तुम्हारा नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है तुम्हारा मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी। दोनों के यूनिट सेम, दोनों के डायमेंशन सेम। इन अनदर वर्ड आई कैन सिंपली ऐड देम। ओए गप्पा से ना करते तुम्हारा है, ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डायमेंशन सेम। इसका सीधा मतलब क्या कि इनके बीच में कुछ ना कुछ नाता पक्का है, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने तुमको बोला रुपये, बघितलेत रुपये कधी? किती घाला सापडतील? 10 रुपये, 5 रुपये, बघितलं? ये करेंसी है। मैंने बोला डॉलर, वो भी करेंसी है, पर दोनों करेंसी अलग अलग टाइप की है। तो क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है क्या? अबे है या नहीं है? इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए कि नहीं? फिर होना चाहिए। जैसे हमको पता है $1 इक्वल्स टू 81, 82 रुपीज और वॉट एवर में भी, है कि नहीं? तो उसी तरह से मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दीज आर टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट, सेम डायमेंशन, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम रिलेशन। ये तो गाना गाते होंगे एक दूसरे को देख के, पुराने जमाने का एक हिंदी सॉन्ग है, मेरा तुमसे है नाता कई, तुमको ढूंढ लो क्योंकि तुमने सुना नहीं होगा। तो ये मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को जैसे ही पता चला कि अपना यूनिट सेम, अपना डायमेंशन सेम, वो बोलते होंगे यार अपन एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, अपने में कुछ ना कुछ नाता होगा, लेट्स फाइंड इट आउट। फाइंड करेंगे उस नाते को भी। ओके, इसके पहले एक ऊपर आइडिया में तुमको दे देता हूं, व्हाट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बेसिकली मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डेफिनेशन हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी से ही बना के रखा है। अगर तुम इंटेंसिटी इधर लेके आओगे
तो तुमको मिलेगा एक नंबर। एक समझने की कोशिश करो, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मीडिया और वो पर्सन दोनों की बात करता है। अगर मैं बोलूं विराट कोहली, तो विराट कोहली एज अ क्रिकेटर किती भारी आहे, प्लस ते ग्राउंड किती मदत करतोय, दोघांचं मिळून म्हणजे त्याची पण क्षमता आली प्लस मीडियाची पण मदत आली। नीचे खाली विराट कोहली की बात हो रही है, सिर्फ मटेरियल, और इस दोनों को डिवाइड करोगे तो एक तरह से ऊपर कौन कौन है, मटेरियल और अरे ऊपर क्या लिखा है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन जिस मटेरियल में रखा उस मटेरियल के हिसाब से बदलता है ना, तो ऊपर कौन है, मटेरियल भी है और मीडिया भी है, मीडिया और मटेरियल है। रुको रुको रुको, और दोनों के सिंबल मैंने गलत लिख लिए। मटेरियल को मैं एम लिखता हूं और उसको खुद को मैं क्या लिखूं, मटेरियल, ये तुम्हारा सेल्फ ऐसा लिखो। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ये जो है खुद के ऊपर डिपेंड है और मीडिया के ऊपर डिपेंड है। तो सेल्फ एंड मीडिया, नीचे सिर्फ सेल्फ है, बरोबर। खालची जी क्वांटिटी आहे ती मीडियाच्या बद्दल नाही बोलत, आपल्या स्वतःचं काय। तो विराट कोहली खुद के बारे में बता रहा है, खुद की उसकी क्षमता इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्राउंड इज दिस। ऊपर कौन है, विराट कोहली अलॉन्ग विथ ग्राउंड। अब एक तरह से ये कैंसिल हो जाएगा और जो क्वांटिटी बचेगी वो सिर्फ मीडिया की ही बात करेगी, बरोबर कि नहीं। तो ये जो मैंने लिखा एक्चुअली फॉर्मूला खाली घुमाया है। तो दिस रेशियो इज नोन एज परमेबिलिटी। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, सो परमेबिलिटी की डेफिनेशन, हमने परमेबिलिटी नाम कई बार सुना था लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन अब तक देखी नहीं थी। तो परमेबिलिटी इज व्हाट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इन टर्म्स ऑफ, इज अ एनालॉजी ऑफ प्रिमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक प्रिमिटिविटी, वैसे ये परमेबिलिटी। इट इज टेल अस अबाउट द नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट आर पासिंग थ्रू द गिवन सब्सटेंस व्हेन इट इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल रखता है तो उसके कितने लाइंस वहां से पास होंगे। इन अनदर वर्ड, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी भारी रहेगी। इन अनदर वर्ड, वो मटेरियल कितना भारी तुमको रिस्पॉन्ड कर रहा है, मटेरियल की एबिलिटी के बारे में बात करेगा। द नंबर्स ऑफ इंडक्टर मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी मटेरियल जब तुम मैग्नेट कहीं पे रखते हो, कोई भी मैग्नेट तुमने लिया सपोज, और ये मैग्नेट के बाजू में तुमने उसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन बना दिए, तो ऐसी कितनी लाइन बनाएगी, एक सर्टन जगह से कितनी लाइंस पास होंगी, वो लाइन की संख्या कम होगी ज़्यादा होगी, कितनी होगी, यानी कि एक तरह से वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, ये नंबर आपको एक तरह से उसका आइडिया देता है। इनडायरेक्टली वो मीडिया कितना हेल्प कर रहा है, जहाँ पे ये लाइंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग बन रही है, हम बोलेंगे कि मटेरियल बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, उसका म्यू का कुछ तो वैल्यू तुमको आएगा। जहाँ पे ये लाइन ज़्यादा बन नहीं रही, आप बोलोगे ये मटेरियल उतना हेल्प नहीं कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा रन नहीं निकल रहे, ग्राउंड खराब है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा लाइन नहीं है सर, बहुत पतले पतले लाइन है, इसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो सकता है कम या ज़्यादा है, वो हम लोग नंबर्स ऑफ लाइन से डिफाइन नहीं कर सकते। So the magnetic permeability is also given by the ratio of magnetic induction to magnetic intensity. Finish. इन दोनों के रेशियो को क्या बोलोगे आप लोग। अब तुम्हारे पास दिमाग है तो बी और एच दोनों के यूनिट तुम्हारे पास है, दोनों के यूनिट डालो, तुम्हें इसका यूनिट मिल जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। डायमेंशन तुम खुद ढूंढो, ये काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। बी का यूनिट मुझे कौन बताएगा, बी का यूनिट टेस्ला है। अरे मैग्नेटिक डायमेंशन का यूनिट क्या है, टेस्ला है ना, या दूसरे यूनिट में क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और नीचे एच है उसका यूनिट क्या था, एम्पियर पर मीटर, तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा, तो यूनिट तो तुम्हारा बन गया। अब बी का डायमेंशन ढूंढो, तुम्हारे पास कई सारे तरीके डायमेंशन ढूंढने का, एच का भी डायमेंशन ढूंढो, और ढूंढने के बाद तुमको इनका रेशियो मिल जाएगा, उससे डायमेंशन मिल जाएगा। समझा सबको। अब यहाँ तक मैंने जो भी पढ़ाया समझाया उसमें किसी को अड़चन है? And now let's study the last quantity within 2 minutes because it's very simple. मैंने बोला ये दोनों तो गाना गाते हैं ना आपस में, यार अपना डायमेंशन सेम है। कौन बोला, मैग्नेटाइजेशन। कौन बोला, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जानते हो इसका डेफिनेशन बताओ तो, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका तो बताओ, याद है कि भूल गए या फिर या नाही। दोनों फॉर्म्युले तुम्ही विसरले ना, मी लक्षात परत तुम्हाला सांगतोय, पुढचं डेरिवेशन येणार नाही, पुढचे कॉन्सेप्ट पण येणार नाही। 3 फॉर्म्युले बताए मैंने तुमको, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेन्सिटीचे 2 आणि आता चौथा येईल। 4च फॉर्म्युले देतोय, 4ही पाठ झाले पाहिजे, नीट कळाले पाहिजे, समझते हैं। पर इन दोनों के बारे में हमने चेक किया कि दोनों का यूनिट एक ही है, एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर। तो इन दोनों ने तो आपस में गाना गाया। कौन सा गाना,
मेरा तेरे से है पहले से नाता कोई, बरोबर कि नहीं? ये एक बुरा बड़ा पुराना मूवी है, बहुत बचपन में मैंने कभी तो देखा था। उसमें एक हीरो है जिसका नाम है मिथुन चक्रवर्ती, और अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर एक छोटा लड़का या छोटी लड़की उसको मिल जाते हैं और वो दे फील अ कनेक्शन बिटवीन लाइक, और फिर वो कनेक्शन की वजह से वो आपस में गाना गाते हैं कि लाइक मेरा तेरे से है नाता कोई। गूगल कर लेना, ढूंढ लेना, बरवे कि नहीं? अबे सुन रहे हो क्या? ऐसा ही और एक गाना है नसरुद्दीन शाह का, कभी तो एंजॉय भी किया करो ना, काय नुसता बोरिंग माणसांसारखे शिकतात। वो नसरुद्दीन शाह का ही गाना है, कौन सा, जिंदगी के ऊपर गाना है कि कौन सा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, सुना है? तो एक लड़का दिखा है नसरुद्दीन शाह, उनके बीच में भी गाना है। लेटर ऑन समझता है कि वो नसरुद्दीन शाह का ही बेटा है मूवी में, या वो मिथुन चक्रवर्ती की ही बेटी है शायद, मे बी। तो ऐसा उनको फील होता है कि कुछ तो नाता है, यहाँ पे इन दोनों को भी फील हो रहा है कुछ तो नाता है, और ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस मटेरियल का यम ज्यादा उसका यच भी ज्यादा, जिसका यम कम उसका यच भी कम, तो ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं बोलूँगा कांस्टेंट इनटू यच होगा। आप चाहे तो इस कांस्टेंट को कुछ नाम भी दे सकते हो, इसी कांस्टेंट का नाम रखा है हम लोगों ने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बोलो क्या नाम रखा है इसका? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये मत बोलना सर टंग ट्विस्ट चैलेंज चल रहा है क्या, समझ लो चल रहा है। क्या नाम है इस फिजिकल क्वांटिटी का? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कळलं? ससे ससे करू नका, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या नाम है इसका? समजा है सबको? ओके, तुमच्यापैकी बघा फॉर्म्युला तर लिहिला, हुशार लोक फक्त ज्याला थोडा देवाने मेंदू दिलेला असेल तो मला याचं युनिट सांगेल आणि डायमेन्शन पण सांगेल। काय असेल युनिट? ऊपर और नीचे यूनिट सेम है? नो यूनिट? अच्छा पढ़ के ही बता रहे हो क्या? बरं,